कहते हैं कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती हैं। यदि आपको अच्छे लोगों को समझना है, अच्छी किताबों को समझना है, तो आपको समय देना पड़ेगा। आपको उनको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके अच्छे लोग और अच्छी किताबें आपको समझ में आएँगी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, थोड़ा सा देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है, उसमें जो है किन-किन चीज़ों को शामिल किया जाता है और किसको शामिल नहीं किया जाता है। यानी वे कौन-कौन से मदे हैं, वे कौन-कौन से एलिमेंट हैं, जिन्हें राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है और किसे नहीं शामिल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम सीएसओ कहते हैं, ये राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो है, ये बहुत सारी चीज़ों को शामिल उसमें करता है और बहुत सारी चीज़ों को शामिल नहीं करता है। तो हमें उसी को समझना है कि राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल किया जाता है और किसे नहीं शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो है, राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ और बातें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, हम लोग उसे भी समझेंगे। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड लेते हैं। चलिए, राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय में एक दी हुई अवधि में उत्पादों एवं सेवाओं का आकलन किया जाता है। राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है, तो इसमें एक दी हुई अवधि ली जाती है। यानी यहाँ पे जो अवधि ली जाती है, वो 1 वर्ष की अवधि ली जाती है। यानी 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के अंदर उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है, उसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें आगे क्या लिखा है, या राष्ट्रीय आय में 1 वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के वास्तविक मूल्यों को शामिल किया जाता है। यानी राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है, तो राष्ट्रीय आय में जो है 1 वर्ष में, यानी यहाँ पे जो 1 वर्ष है, हम उसका लेंगे, एक वित्तीय वर्ष से निकालेंगे। भारत का जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है, यानी पूरा 1 वर्ष हो गया। तो एक वित्तीय वर्ष में भारत में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो वास्तविक मूल्य होता है, उसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय कहते हैं। आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च की जो अवधि, उसे लिया जाता है। सपोज कीजिए 2025 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक की जो अवधि होगी, उसी को हम बोलेंगे एक वित्तीय वर्ष बोलेंगे। यानी ये अवधि भी 12 महीने की होगी, 1 वर्ष की ही अवधि होगी, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे एक वित्तीय वर्ष लेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना में आधार वर्ष जो लिया जाता है, वो 2011 और 2012 को लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बेस ईयर। एक ऐसा ईयर चुना जाता है कि जिस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, लगभग वो कीमतें स्थिर रही, सामान्य रही, तो इसी ईयर को बेस ईयर कहा जाता है, आधार वर्ष कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना जब की जाती है, वर्तमान में भले चाहे जितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ हो, लेकिन जब हम उसके मूल्य की गणना करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि 2011-12 में इस वस्तु का मूल्य कितना था और वर्तमान में इसकी क्वांटिटी कितनी है। हम मात्रा वर्तमान की लेते हैं, लेकिन मूल्य जो लेते हैं 2011-12 का लेते हैं। तो 2011-12 में किसी वस्तु का जो मूल्य होगा और वर्तमान में उस वस्तु की जो मात्रा होगी, उत्पादित मात्रा होगी, जिसे जो एक वित्तीय वर्ष में जो बेचा गया है, दोनों का जब गुणनफल करेंगे, यानी P/Q करेंगे, कीमत और मात्रा का जब गुणा करेंगे, तो हो जाता है मूल्य, मिल जाता है। इसी को बोलते हैं वास्तविक मूल्य। लेकिन जब हम वर्तमान कीमत पे जो है, वर्तमान कीमत पे और वर्तमान मात्रा को अगर लेते हैं, यानी वर्तमान कीमत वर्तमान मात्रा का जब गुणा करते हैं, P/Q करते हैं, तो ये जो मूल्य निकल के आता है, इसको बोलते हैं मौद्रिक मूल्य। तो मौद्रिक मूल्य और वास्तविक मूल्य में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन जब राष्ट्रीय आय की बात की जाती है, तो राष्ट्रीय आय में
वास्तविक मूल्यों को लिया जाता है। यानी 2011-12 में जो मूल्य थे, वस्तु सेवाओं की जो कीमतें थी, हम जो है उसे आधार मान के वो कीमत लेते हैं और वर्तमान में जो क्वांटिटी है इसको लेते हैं। चलिए, राष्ट्रीय आय नापने की 3 विधियां हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। इन तीनों विधियों को हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना में कैसे जो है इन विधियों द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। हम लोग इसे आगे समझेंगे। राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है, राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। राष्ट्रीय आय की का जो भी इसकी जो गणना जो भी इसका अनुमान है वो भारत का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, जिसे हम CSO कहते हैं। CSO की स्थापना 1951 में थी। मुख्यालय इसका क्या है? नई दिल्ली है। CSO का मुख्यालय नई दिल्ली है। 1951 में CSO की स्थापना की गई थी। CSO क्या करता है? राष्ट्रीय आय की गणना करता है। राष्ट्रीय आय का पहला जो अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने लगाया था 1868 में। हालांकि 1868 में जो है इन्होंने अर्थव्यवस्था के सारे क्षेत्रों का सही तरीके से आकलन नहीं किया था, इसलिए जो इनके द्वारा निकाला गया ये अनुमान जो है बहुत प्रमाणिक नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं राष्ट्रीय आय की एक प्रमाणिक अनुमान की बात करते हैं, सही अनुमान की जो बात करते हैं, तो वो आता है राष्ट्रीय आय का प्रमाणिक अनुमान, जिसे जो है VKRB राव ने निकाला था। इन्होंने जो अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्रों का इन्होंने जो आकलन किया था, काफी सटीक आकलन किया था, तो इसी को प्रमाणिक आकलन माना जाता है, प्रमाणिक अनुमान माना जाता है। बात करते हैं VKRB राव के पूरा नाम की बात करते हैं, तो पूरा नाम है विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव। तो विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव को हम शॉर्टकट में कहते हैं VKRB राव बोलते हैं। घरेलू वस्तुओं पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय व्यय में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय व्यय में शामिल किया मतलब राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। यदि हम घरेलू वस्तुओं पर व्यय कर रहे हैं, भले ही वो विदेशी नागरिक क्यों न हो, अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर देशी और विदेशी दोनों लोग घरेलू उत्पादों का उपभोग कर रहे हैं, उस पर अपना व्यय कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो व्यय होगा हम इसे राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। आयातित वस्तुओं पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय व्यय में शामिल नहीं किया जाता है। शामिल नहीं किया जाता है। आयातित वस्तुएं हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आयातित वस्तुओं पे जो हमारा भुगतान होगा वो बाहर चला जाएगा, जो पैसा वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि वस्तु हम क्या कर रहे हैं? बाहर की खरीद रहे हैं। जब बाहर की खरीद रहे हैं तो पैसा बाहर जा रहा है। तो आयातित वस्तुओं पे जो भी व्यय किया जाता है देशी लोगों द्वारा, जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने लोग हैं, अगर भारतीयों द्वारा जो है आयातित वस्तुओं पर उपभोग किया जा रहा है, आयातित वस्तुओं पर व्यय किया जा रहा है, तो जितना व्यय होगा हम इसे जो है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये तो आयातित वस्तुओं पर व्यय जो कि बाहर चला जा रहा है। लेकिन घरेलू सीमा के बाहर सामान्य निवासियों द्वारा किया गया व्यय राष्ट्रीय व्यय में शामिल नहीं किया जाता है, इसे भी शामिल नहीं किया जाता है। आयात को शामिल नहीं करेंगे। घरेलू सीमा के बाहर सामान्य निवासियों द्वारा किया गया व्यय राष्ट्रीय व्यय में शामिल नहीं किया जाता है। हमारे भैया, चाचा, पिताजी जो लोग बाहर काम करते हैं, दूसरे देशों में काम करते हैं, अमेरिका में काम करते हैं, दुबई में, कुवैत में, सऊदीया में, तो जो आपके चाचा, भैया, भतीजा जो भी हैं, जो आपके रिलेटिव है, जो दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं, तो दूसरे देशों की वस्तुओं का जो उपभोग करते हैं, वहां पे जो व्यय करते हैं, हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि वो देशी वस्तुओं पर व्यय नहीं कर रहे हैं, वो विदेशी वस्तुओं पर व्यय कर रहे हैं और विदेशी मुल्क में व्यय कर रहे हैं। तो पहला चीज, आयातित वस्तुओं के व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। देश के नागरिकों द्वारा जो है विदेशों में जो किया गया व्यय, उसे भी हम राष्ट्रीय आय में क्या करेंगे? शामिल नहीं करेंगे। शामिल किसे करेंगे? घरेलू वस्तुओं पर व्यय। घरेलू जो वस्तुएं, जो देशी वस्तुएं जो निर्मित हैं, चाहे भारतीय लोग उस पर व्यय करें, चाहे विदेशी लोग व्यय करें, लेकिन हमारा अगर वो सामान जो है हमारा अपना देशी उत्पाद है, तो हम उसे जो है राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, क्योंकि उत्पाद हमारा है।
चाहे हम व्यय उस पर व्यय करें, चाहे विदेशी व्यय करें, लेकिन अगर उत्पाद हमारा है तो हम जो है उससे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करेंगे। गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के अंदर किया गया व्यय राष्ट्रीय व्यय में शामिल किया जाता है। गैर निवासी जो दूसरे देश के लोग हैं, चाहे वो श्रीलंकाई हो, चाहे अफगानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे नेपाली हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे अमेरिकी हो, चाहे जापानीज हो, लेकिन अगर वो भारत में है, यहाँ पे आते हैं, रहते हैं, घूमते हैं, भ्रमण करते हैं और यहाँ की प्रोडक्ट को, यहाँ के लोकल प्रोडक्ट को, जब वो लोकल उत्पाद को खरीदते हैं और इस पर व्यय करते हैं, तो हम इसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। क्यों शामिल करेंगे? क्योंकि वे देसी उत्पादों, जो हमारे उत्पाद हैं, वो उस पर खर्च कर रहे हैं। तो देसी उत्पादों पे देसी और विदेशी द्वारा किया गया व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, लेकिन आयातित वस्तुओं पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। देश के समान नागरिकों द्वारा विदेशों में किया गया व्यय, इसे भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यदि कोई बिंदु विशेष आपको समझ में नहीं आता है तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए बात इसी की हम कर रहे थे कि राष्ट्रीय आय में जो है राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है, किसे शामिल नहीं किया जाता है। थोड़ा सा और चौड़ा करते हैं। राष्ट्रीय आय में शामिल व न शामिल होने वाली मदें। राष्ट्रीय आय में शामिल होने वाले मदें, राष्ट्रीय आय में न शामिल होने वाले मदें। राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है और किसे शामिल नहीं किया जाता है। आइए पहले हम लोग इसे देखते हैं। सैनिक व सुरक्षा सेवाएं, जो भारतीय सैनिक है, जो भारतीय आर्मी है, क्योंकि ये लोग जो अपना योगदान देते हैं, तो इनके योगदान के बदले इनको जो वेतन मिलता है, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। एक होती है अर्जित आय, एक होती है गैर अर्जित आय। अर्जित आय एक ऐसी आय होती है जिसके बदले कोई न कोई काम किया जाता है। जब आप किसी काम के बदले जो है, यानी कोई भी साधन जो अपना योगदान देता है और बदले में जो उसे पारिश्रमिक मिलता है, उसी को बोलते हैं अर्जित आय। और अर्जित आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे जो वेतन होते हैं, मजदूरों का जो मजदूरी होती है, जब हम पैसे के बदले जब काम करते हैं, यानी हमको वेतन मिलता है, हमें पैसा मिलता है, तब हम काम करते हैं, तो इसी को बोलते हैं अर्जित आय। यानी काम के बदले की गई अर्जित आय को, काम के बदले जब हम कोई काम करते हैं, अब काम के बदले जो हमें पैसा मिलता है, यानी जो आय हमें मिलती है, उसी को बोलते हैं अर्जित आय। यानी एक ऐसी आय जिसके बदले कोई न कोई काम करना पड़े हमें। लेकिन एक होती है गैर अर्जित आय। गैर अर्जित आय एक ऐसी आय होती है जिसके बदले हमें कोई काम करना नहीं पड़ता है। जैसे होती है छात्रवृत्ति, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन। तो जो जितने भी स्कॉलरशिप होते हैं, जो छात्रवृत्ति होती है, जो हमारी बेरोजगारी भत्ता होता है, इसे हम जो है गैर अर्जित आय कहते हैं। और गैर अर्जित आय को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि एक ऐसी आय होती है, इसके बदले हमें कोई काम करना नहीं पड़ता है। सरकार कुछ लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती है, तो उसके बदले सरकार उनसे कोई काम नहीं लेती है। सरकार कुछ लोगों को छात्रवृत्तियां देती है, तो उसके बदले उनसे कोई काम नहीं लेती है। सरकार जो है बहुत सारे लोगों को पेंशन देता है, वृद्धा पेंशन देता है, विधवा पेंशन देता है।
जिसके बदले सरकार उनसे कोई काम नहीं लेता है, तो इसको बोलते हैं गैर अर्जित आय, हस्तांतरण आय बोलते हैं, अंतरण आय बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। इसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। राष्ट्रीय आय में हम अर्जित आय को शामिल करते हैं। ये एक ऐसी आय होती है जिसके बदले कोई न कोई काम किया जाता है। सैनिक व सुरक्षा सेवाएं, सैनिक अपना योगदान देते हैं, सीमा पे बॉर्डर पे अपना योगदान देते हैं, तब जाके उनको वेतन मिलता है। तो सैनिक और देश की सुरक्षा में जो है, जो भी लोग लगे हुए हैं, उनकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई सेवाएं, सरकार जो आपको निःशुल्क जो सुविधाएं देती है, हम इसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी निःशुल्क सुविधाएं हैं उसका उत्पादन किया गया होगा, सरकार ने उसका मूल्य चुकाया होगा। सरकार यदि जो है कुछ लोगों को अगर निःशुल्क किताबें दी जाती हैं, तो निःशुल्क किताबें पहले छापी गई होंगी, कई सारी फर्में, कई सारी कंपनियां उस किताबों को छापी होगी और सरकार को दी होंगी और सरकार ने उनका पैसा चुकाया होगा, है ना? तो हम इसे शामिल करते हैं। सरकार हमें बहुत सारे छात्रों को कापियां देती है निःशुल्क, कापियां हमें भले निःशुल्क मिल जाती हैं, लेकिन सरकार जो है उस कापियों के बदले जो है उसका मूल्य चुकाया होगा, सरकार ने चुकाया होगा, उस फर्म, उस कंपनी को दिया होगा जिसने कापी छाप के सरकार को दे। तो सरकार द्वारा जितनी भी निःशुल्क चीजें बांटी जाती हैं, चाहे वो आपकी आवास हो, चाहे किताबें हो, चाहे कापियां हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी अगर सेवाएं सरकार आपको निःशुल्क दे रही है, स्वास्थ्य की सेवाएं निःशुल्क दे रही है, बिजली निःशुल्क दे रही है, तो इसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्शन से संबंधित है। यहाँ पे इन सारी चीजों का उत्पादन हुआ होगा, और उत्पादन हुआ होगा तो उत्पादन में जितने भी साधन लगे होंगे, उन साधनों को उनका पारिश्रमिक मिला होगा, यानी उनको अपना पैसा मिला होगा, उनको अपना वेतन मिला होगा। जितने भी मजदूर कापी किताब में लगे होंगे, जो लोगों ने इसकी छपैया की छापी होगी, क्या उनको पैसा नहीं चाहिए? वो पैसा लिए होंगे। सरकार भले हमें निःशुल्क दे दे, लेकिन उसका जिस भी वस्तु का प्रोडक्शन हुआ और उस प्रोडक्शन में जितने लोगों ने अपना योगदान दिया और उस योगदान के बदले जितने लोगों ने पैसा लिया, अगर ये सब हो रहा है तो उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, भले वो चीजें हमें निःशुल्क मिल जाए या आम जनता को निःशुल्क मिल जाए सरकार के द्वारा। तो सरकार के द्वारा जो निःशुल्क सेवाएं जो प्रदान की जाती हैं, इसका जो मूल्य होगा हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। भविष्य निधि में योगदान, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, ये जेपीएफ में जो है अपनी आय का कुछ हिस्सा जमा करते हैं। तो सरकार के भविष्य निधि में जो पैसा हम लोग जमा करते हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी जमा करते हैं, सरकारी हो या निजी कर्मचारी, जो जीपीएफ में जो भविष्य निधि में अपना पैसा जमा करते हैं 1 साल के अंदर, उसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। दूसरे देशों में स्थित भारतीय बैंकों का लाभ, बहुत सारी भारतीय बैंकें जो दूसरे देशों में भी व्यापार करती है, वहां पर भी स्थापित है, वहां पर भी आय प्राप्त होती है। उनका जो लाभ है, एसबीआई की बहुत सारी शाखाएं विदेशों में है, तो ऐसी स्थिति में उन ब्रांचों से जो है एसबीआई को जो लाभ होगा, जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का जो भी हिस्सा होगा हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। 1 मिनट। चलिए देखते हैं। अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य, राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। वेतन पर रखे गए श्रमिक व कर्मचारी, जितने भी सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, जो वेतन पर रखे गए हैं, उनका जो भी पारिश्रमिक होगा हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, क्योंकि वो इसके बदले काम करते हैं। मकान का किराया, मकान मालिक द्वारा जो किराया लिया जाता है उसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। भारतीय कंपनी द्वारा विदेशों में अर्जित आय, कुछ भारतीय कंपनियां जो विदेशों में जो है अच्छा काम करती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं, हम उसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। सेवानिवृत्त होने पर मिलने वाला पेंशन, देखिए यहाँ पे पेंशन आ गया। अभी हमने बताया था कि पेंशन को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, लेकिन एक ऐसी पेंशन जो हमारा हक है, जो हमने उसके लिए काम किया है। सपोज कीजिए मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ
और मैंने जो है अपना काम किया और मुझे वेतन मिला, लेकिन उसी वेतन का कुछ हिस्सा जो है सरकार ने काट लिया, भविष्य निधि में जमा कर दिया। जब सरकार द्वारा जो किसी कर्मचारी का पैसा जो है कुछ प्रतिशत काट के जब सरकार अपने पास रख लेती है और बाद में जब वही सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, तो वही पैसा जो सरकार उसे पेंशन के रूप में जब देती है, तो उस पेंशन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है कर्मचारी ने जो है उस पेंशन के बदले वो भूतकाल में उस कर्मचारी ने अपना योगदान दिया था और उसने योगदान दिया था तभी जाकर आज वर्तमान में उसे पेंशन मिल रहा है। तो सेवानिवृत्ति के बाद जो है जब जो लोग रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। लेकिन एक ऐसा पेंशन जो बिना काम के बदले मिल गया, जैसे विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे छात्रवृत्ति हो, हम इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन सरकारी पेंशन है जो हमें रिटायर के बाद मिलता है, हम उसे शामिल करते हैं। कभी-कभी जो है कभी-कभी सरकार और प्राइवेट कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को बोनस देती हैं। दिवाली का बोनस, होली का बोनस या जब कोई त्योहार आता है तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा देती हैं वेतन के रूप में जो है, जिसे हम बोनस कहते हैं। बोनस को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। छात्रों द्वारा दी गई फीस, जो स्कूल का जो फीस होता है, चाहे सरकारी फीस हो चाहे प्राइवेट फीस हो, बच्चों द्वारा छात्रों द्वारा जो फीस दी जाती है उसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं किसे शामिल नहीं करते हैं। शामिल हम उसे नहीं करेंगे जो हस्तांतरण आय होगी, यानी जो गैर अर्जित आय होगी, हम उसे शामिल नहीं करेंगे। विदेशों से प्राप्त उपहार जब हमें मिलता है, विदेशी लोग आते हैं, देसी लोगों को यदि कोई उपहार कोई गिफ्ट देते हैं, महंगे अगर गिफ्ट देते हैं, तो हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बदले हमने तो कुछ किया ही नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या राष्ट्रपति जब विदेशी दौरे पे जाते हैं तो इनको जो है उपहार में जो है बहुत महंगे गिफ्ट मिलते हैं। तो वो जो महंगे गिफ्ट मिलते हैं हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि हमें वो उपहार स्वरूप मिल जाता है। हम उस उपहार के बदले में हमसे कोई काम नहीं लिया गया है, हमें वो भेंट की गई है। ठीक है, हम तो इसे हम शामिल नहीं करेंगे। अभी बताया बेरोजगारी भत्ता नहीं शामिल करेंगे, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति पेंशन, छात्रवृत्ति इसे भी शामिल नहीं करेंगे। जो वृद्धावस्था में जो पेंशन दी जाती है शामिल नहीं करेंगे। छात्रवृत्ति जो दी जाती है छात्रों को उसे शामिल नहीं करेंगे। बेरोजगारी भत्ते को शामिल नहीं करेंगे। उपहार को शामिल नहीं करेंगे। ये सब ऐसे ही मिल जाता है बिना काम का। अकाल व सुनामी के समय पीड़ितों को आर्थिक सहायता, सरकार द्वारा जो है जब आर्थिक सहायता दी जाती है किसी स्टेट को, किसी डिस्ट्रिक्ट को, तो सरकार द्वारा जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। सरकार यहाँ पे जो सब्सिडी जो भी आर्थिक सहायता देती है बदले में उनसे जो है कुछ लेती नहीं है। सरकार बस आंख बंद करके उनको एक मदद करती है। तो किसी के द्वारा किया गया मदद, हेल्प, आर्थिक सहायता, हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। गृहिणियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, जो घर की मालकिन होती हैं, जो घर की पत्नियां होती हैं, जो माएँ होती हैं, ये जो अपना योगदान देती हैं घर में, एक परिवार में, इनके द्वारा दिए गए योगदान को जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। माँ ने जो अपना ममता, जो अपना प्रेम, जो अपना इसने अपने बच्चे पे दिखाया, उसका भी अपना एक मूल्य होता है। लेकिन उस मूल्य के बदले जो है माँ अपने बच्चों से कुछ लेती नहीं है। तो घर की जो महिलाएं होती हैं, घर की महिलाएं जो भी अपना योगदान देती हैं परिवार को आगे बढ़ाने में, उनका जो योगदान होता है हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन वही महिला जब अपना योगदान किसी हॉस्पिटल में देती है, वहाँ पे मरीज की देखभाल करती है, उसकी सेवा करती है, उसका इलाज करती है और बदले में पैसे लेती है,
तब उसे राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो किसी महिला द्वारा किसी हॉस्पिटल में किया गया योगदान का जो मूल्य होगा, हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। लेकिन जब उसी महिला द्वारा जो है अपने परिवार में जो योगदान दिया जाता है, अपने बच्चे पे, अपने पति पे, अपने परिवार पे जो अपना वो जो योगदान देती है, जो अपना स्नेह प्रेम देती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है, हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। गृहस्थ द्वारा स्वयं के लिए सब्जी उगाना, जब हम सब्जी खुद के लिए उगाते हैं, अपने परिवार के लिए उगाते हैं, तो उसका भी अपना एक मूल्य होता है, हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन जो है जब उसी सब्जी को जो हम दूसरों के लिए उत्पादित करते हैं, उनको बाजार में ले जाकर बेचते हैं, तो उस उत्पादन का जो मूल्य होगा हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो किसी के द्वारा बेचा गया जो मूल्य है, किसी वस्तु को बेचने पे जो जिस आय की प्राप्ति हुई है, हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। लेकिन जब उसी वस्तु को उत्पादित हमने किया और हम ही उसका उपभोग कर लिए, हमारे लोग उसको उपभोग कर लिए, हमने अपने लिए उगाया, तो ऐसी स्थिति में उसका जो मूल्य होगा हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए हमने 50 किलो टमाटर का उत्पादन किया है, 50 किलो टमाटर में हमने 10 किलो टमाटर जो है खुद उपभोग कर लिया, तो इस 10 किलो टमाटर का जो मूल्य होगा हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसमें से जो है 50 केजी टमाटर में से 40 केजी टमाटर हमने बेच दिया, तो 40 केजी टमाटर बेचने से जो पैसा हमें मिला हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। यानी जिन वस्तुओं को हम बेच रहे हैं हम उसे शामिल करेंगे, और जिनका हम खुदा उपभोग कर लिए, हमने पैदा किया, हम ही खा लिए, हम उसे शामिल नहीं करेंगे। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं एक ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जिनके मूल्य में वृद्धि की भी संभावना रहती है, जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती हैं। तो ऐसी वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते हैं, शामिल करते हैं केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को। अंतिम वस्तुएं जो अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा यूज की जाती हैं, ऐसी वस्तुएं जो अंतिम उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हम उसी के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, कोई पुरानी वस्तु जिसका क्रय विक्रय हो रहा है तो हम उसके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। जब हम नई कार खरीदते हैं, नई बाइक खरीदते हैं, तो उसका जो मूल्य होता है हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। लेकिन जब हम जिस चीज का हमने यूज कर लिया, हमने बाइक को कई महीने कई साल हमने बाइक को चलाया, फोर व्हीलर हमने चलाया, फिर हमने किसी को और को बेच दिया, तो उसके मूल्य को हम शामिल नहीं करेंगे। यानी जिस वस्तु का हम उपभोग कर लिए, हमने उसका यूज कर लिया है, अब दोबारा उसको बेच रहे हैं, वो किसी और को बेच रहा है, वो किसी और को बेच रहा है, तो इसके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। राष्ट्रीय आय में जो है हमेशा नवनिर्मित वस्तुओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। पुरानी वस्तुओं का जो क्रय विक्रय होता है उससे शामिल नहीं किया जाता है। एक ही जमीन को बार बार लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, हमने खरीदा फिर हमने बेच दिया, कोई दूसरा आया उसने खरीदा वो बेच दिया, फिर कोई आया जो खरीदा था वो बेच दिया, तो इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। किसी भी वस्तु का जब पहली बार जब उस वस्तु को बनाया जाता है, पहली बार जब उसको बेचा जाता है, हम उसी को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, दूसरी तीसरी चौथी बार को नहीं। कॉर्पोरेशन टैक्स निगम लाभ का, कंपनियां जो लाभ कमाती हैं, कंपनियों का जो लाभ होता है, फर्मों का जो लाभ होता है, उसी को बोलते हैं निगम लाभ। तो उनके प्रॉफिट पे जो सरकार जो टैक्स लगाती है, निगम लाभ कर, इसको जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। कर टैक्स, किसी भी टैक्स को सरकार जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करती, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो कोई भी कर हो, नहीं। विदेशी कंपनी द्वारा भारत में अर्जित आय, कोई विदेशी कंपनी है जो भारत से पैसा कमा रही है, उसने भारत में अपनी कंपनी लगाई, पैसा कमा के बाहर लेकर चली जा रही है, तो विदेशी कंपनी द्वारा जो अर्जित आय होगी हम उसे शामिल राष्ट्रीय आय में नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैसा बाहर जा रहा है। जीएसटी जिसको बोलते हैं गुड्स सर्विस टैक्स, ये प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी को शामिल नहीं करते हैं। लॉटरी आप ड्रीम इलेवन 1 करोड़ जीत गए, तो हम उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। काला धन जो ब्लैक मनी होती है, एक ऐसा धन जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है,
तो जीएसटी, लॉटरी और काले धन को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी मदें आपने देख लिया। राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है, किसे नहीं, क्यों शामिल किया जाता है मैंने आपको बता दिया, क्यों नहीं किया जाता ये भी बता दिया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।